हेलो स्टूडेंट्स, सुनरम सर क्लासेस में आप सभी पॉलिटेक्निक के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स का पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहला वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी देखा है उनके कुछ के कमेंट्स आने शुरू हुए हैं, तो मुझे ऐसी आशा है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाने का मेरा लगभग 25-26 साल का एक अनुभव है। मुझे इसका आभास होता है कि जो विद्यार्थी है जो 10th बेस पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आते हैं, उन सब के लिए मुझे हिंदी और इंग्लिश जो मीडियम है उन दोनों को मुझे एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि 70% हिंदी मीडियम के बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, ये 80% भी हो सकते हैं और 20 इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो मैं इस इंजीनियरिंग मैकेनिक जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलूंगा। तो किसी भी तरह के विद्यार्थियों को मेरा वीडियो लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसमें कमेंट्स डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी कोई आशा है कि आपको अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक लंबा अनुभव है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने का। आने वाले समय पर मैं बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स के वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, मेरी तैयारी चल रही है। तो लास्ट क्लास में यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स के पहले लेक्चर में मैंने बलों का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। क्लियर? इसमें हमने ये पढ़ा था कि बल क्या होते हैं, बल के क्या क्या प्रभाव यानी इफेक्ट्स होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे तनाव बल और संपीड़न बल, है ना, टेंशन फोर्स या कंप्रेशन फोर्स, तीसरा एक और शियर फोर्स भी था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये बल निकाय क्या होते हैं। बल निकाय में हमने क्या पढ़ा? बल निकाय में पढ़ा कि अगर किसी वस्तु पर बहुत सारे बल एक साथ कार्य करते हैं तो हम ऐसे बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। When more than one forces are acting on any body, then the group of forces is known as system of forces. फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े थे कि किस तरह से हमने उसको वर्गीकृत किया था, क्लासिफाई किया था। उसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो कार्य बिंदु या क्रिया बिंदु है उनके आधार पर बलों का वर्गीकरण करते हैं। दो वर्गीकरण किया था हमने, संगामी बल और असंगामी बल। संगामी बल में क्या पढ़ा था हमने, बताइए? संगामी बल में हमने ये पढ़ा था कि सारे बल अगर एक बिंदु पर कार्य करते हैं तो सारे बलों को, उसके समूह को हम संगामी कहते हैं, और अगर सारे बल अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हैं तो ऐसे बलों के समूह को हम असंगामी बल कहते हैं। फिर हमने तल के आधार पर उसका वर्गीकरण किया था। तल के आधार पर हमने पढ़ा था कि अगर सारे बल एक ही तल पे कार्य करते हैं तो ये समतलीय बल कहलाते हैं, और अगर सारे बल अलग अलग तलों पर कार्य करते हैं तो ये आपका असमतलीय बल कहलाता है। फिर हमने इन दोनों क्लासिफिकेशन को एक साथ मर्ज किया था, शामिल किया था, तो इसके आधार पर फिर हमने चार पढ़े थे। तो इस पहले वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स यानी अनुप्रयुक्त जो यांत्रिकी है उस सब्जेक्ट के लिए उस पहले चैप्टर को समझना जरूरी है, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स पे मैंने कहा था यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स मींस बलों का अध्ययन करना, भली वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर वो गति की अवस्था में। तो पहला वीडियो देख लेंगे, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं जो हमने पहले वाले वीडियो में उसका क्लासिफिकेशन में किया था कि समतलीय बल यानी समतलीय, और उसके साथ साथ हम संगामी बलों को लेकर भी चलेंगे। ओके, तो हमारे इस सेकंड चैप्टर का बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान यानी पॉलिटेक्निक का जो बोर्ड है उसका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक जो राजस्थान के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसका जो सेकंड चैप्टर है वो है कोप्लेनर फोर्सेस यानी समतलीय बल। समतलीय बल में क्या पढ़ा हमने? समतलीय बल में हम ये पढ़ते हैं कि सारे बल अगर एक ही तल पे लगे, और संगामी में हमने ये पढ़ा था कि सारे बल एक ही बिंदु पर लगे तो ऐसे बलों के समूह को हम क्या कहते हैं? समतलीय बल कहते हैं। तो थोड़ा सा देखो, हमने लास्ट क्लास या लास्ट लेक्चर में हमने एक 3D व्यू बनाया था, और 3D व्यू में हमने ये कहा था कि ये एक तल है, इस तल पर सारे बल काम करेंगे तो कोप्लेनर या समतलीय बल कहलाएंगे, और अगर हम एक ही बिंदु पर कार्य कराएं सारे बलों को, ये देखिए चार बल मैं शो कर रहा हूं, मान लीजिए F1, F2, F3 और F4,
तो सारे बल अगर एक ही बिंदु पर एक ही तल पर कार्य करें तो ऐसे को संगामी समतलीय बल कहते हैं, जो हमारा इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि जो बल है, जो फोर्स है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमने इस दिशा में एक बल को दिखाया है। तो आपको ये लग रहा है कि जो ये दिशा है, ये तो डायरेक्शन हो गया, और इस पर जो बल का मान है वो मान लीजिए F है। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से या ज्योमेट्री के हिसाब से इसको एक नंबर यानी पॉइंट को नोमेनक्लेचर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको O दे दिया, इसको A, B, C ऐसे कोई भी हम दे देते हैं। तो ये जो OA आपका है, उसके ऊपर सदिश का चिन्ह लगा दिया, साइन लगा दिया, तो ये वेक्टर का यानी फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, और इसको हम किससे लिखेंगे? F से लिखेंगे। तो हम इस सब्जेक्ट में बल को बहुत अलग अलग नाम से डिनोट करेंगे। कभी F से करेंगे, कभी P से, कभी Q से, कभी X से, वो प्रश्न पर निर्भर करेगा। तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि हम किसी भी बल को सदिश रूप में यानी वेक्टर रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर लें। अब इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है कि दो संगामी बलों का, दो संगामी बलों के परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करना। ओके, हमें फाइंड करना है, फाइंड दी मैग्नीट्यूड, फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of resultant force, or resultant force due to two concurrent forces, two concurrent forces. Okay, तो समझिए, सबसे पहले संगामी बल मीन्स एक ही बिंदु पर कार्य करेंगे और उनका परिणामी बल निकालना है। परिणामी बल आपको क्लियर है कि सभी बलों का संयुक्त प्रभाव को हम परिणामी बल कहते हैं, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑल फोर्सेस। अब उसका हमें परिमाण निकालना है। परिमाण को हम R से लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, और उसकी दिशा यानी हमें थीटा निकालना है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि दो बल है, दोनों बल एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, और उन दोनों बलों के कारण जो उसका परिणामी बल होगा, वो परिणामी बल का परिमाण R और दिशा थीटा फाइंड करना है। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड R एंड डायरेक्शन थीटा ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू टू कॉनकरेंट फोर्सेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमने क्या फोर्स लगा दिया? P फोर्स, और जो दूसरा है वो है हमने Q, O A, और ये है O B। ठीक है, देखो O A दिशा में P बल, O Q दिशा में हमने लगा दिया Q बल। अब इन दोनों का परिणामी बल लगाना है। तो हमने क्या किया, इसके आधार पर हमने एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और इसको नाम दे दिया C। अब जो इसका विकर्ण है, ये विकर्ण मींस डायगोनल, इस डायगोनल को मैंने R से डिनोट कर दिया। इसका मतलब अगर इसकी लंबाई P है, इसकी लंबाई P है, तो इन दोनों का जो परिणामी बल है, रिजल्टेंट फोर्स, उसकी वैल्यू R है, जिसकी लंबाई OC है। क्लियर? अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो दो बल है P और Q, इन दोनों के बीच का कोण एंगल अल्फा है, और R का P के साथ में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को नाम दे दिया थीटा।
क्लियर? तो यहां पर देखिए OA जो वेक्टर है वो P के बराबर है, OB वेक्टर है वो Q के बराबर है, और जो OC है ये आपका R के बराबर है, और AOB एंगल AOB अल्फा के बराबर है, और एंगल AOC थीटा के बराबर है। तो ये मुझे फाइंड करना है और ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है? इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे। हमने क्या किया, OA को आगे बढ़ाएंगे और C से एक परपेंडिकुलर यानी लंब डालेंगे, ठीक? और इसका नाम हमने दे दिया N, ठीक है? अब देखिए OA बराबर P, OB बराबर Q। अब ये भुजा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में इस भुजा के इक्वल होता है, तो हमने इसको नाम दे दिया Q। क्या नाम दे दिया? Q। आपके पास वैल्यू देनी, क्लियर है सामने? और ये एंगल कितना है? अल्फा। तो आप मैथमेटिक्स के अनुसार ये जानते हैं कि ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज है, ट्रायंगल ANC, ये कौन सा त्रिभुज है? ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज में हम, आपको मालूम है कि हम cos अल्फा, sin अल्फा यानी cos sin tan सब पढ़ चुके हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स पढ़ रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं cos अल्फा। ये देखो ANC में मुझे cos अल्फा निकालना है, तो किसी राइट एंगल में या समकोण त्रिभुज में cos अल्फा का मान होता है आधार अपॉन कर्ण, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बच्चों? AN, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है मेरा AC। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार अपॉन कर्व, तो AN आ गया। अब देखिए AN और AC, AN मुझे निकालना है और AC की वैल्यू Q है। तो सबसे पहले हम इसको AN इक्वल टू AC इंटू cos अल्फा कर लेते हैं। क्या निकालना है मुझे? AN। तो AN के लिए मैंने इन दोनों को वज्र गुना कर दिया। अब AC की वैल्यू मैंने रख दिया AC Q, यहाँ लिखा हुआ है OB बराबर Q, तो AC बराबर भी Q। तो AN इक्वल टू Q इंटू cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अगर इसी त्रिभुज में ट्रायंगल में मैं sin अल्फा निकालूं तो लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो NC अपॉन AC। तो यहां से मैंने NC निकाल दिया, NC इक्वल टू AC इंटू साइन अल्फा, और AC की वैल्यू मैं Q रख दूं तो मेरे पास NC इज इक्वल टू Q इंटू साइन अल्फा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि आगे जब मैं इसको आप फॉर्मूला निकालूंगा रिजल्टेंट फोर्स R का, तो मुझे AN और NC चाहिएगा, इसलिए मैंने ANC ट्रायंगल को लेकर सबसे पहले वैल्यू निकाल दी। अब हम आते हैं ट्रायंगल ONC। ध्यान से देखिए, ONC भी समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल ONC में हम cos अल्फा और sin अल्फा और ये सब निकालने के साथ साथ आपको याद कीजिए, समकोण त्रिभुज में हम हमेशा पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? OC का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर ON का स्क्वायर निकालने के लिए मैं नया ट्रायंगल लेता हूं ONC। ONC
एन सी। इसमें देखोगे तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज मींस राइट एंगल, तो राइट एंगल में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कर्ण है ओसी, ये आधार है AON और NC है हमारा कौन सा, लंब। तो OC का स्क्वायर इक्वल टू ON, ON को मैं OA प्लस AN लिखूंगा, OA प्लस AN का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर। अब हम इसमें सबके वैल्यूज रख देते हैं। OC बराबर R, OC बराबर R स्क्वायर इक्वल टू P प्लस AN बराबर Q साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस Q कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 को यहां पर यूज कर लिया। अब मुझे इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है और R का फॉर्मूला निकालना है। तो R स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ध्यान से, A प्लस B का स्क्वायर, ये A है ये B है, तो मैं इसको खोल रहा हूं फॉर्मूले से, A का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ साइन अल्फा प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, A प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए ये जो है Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, Q स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों यूज हो गए, ये रिमेन बच गया आपका 2PQ साइन अल्फा, 2PQ साइन अल्फा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, देखो AN की वैल्यू Q cos अल्फा है, तो यहां पर Q cos अल्फा और यहां पर Q साइन अल्फा, तो यहां क्या आ जाएगा cos और यहां आ जाएगा cos अल्फा और यहां आ जाएगा साइन अल्फा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर और ये हो जाएगा 2PQ cos अल्फा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख दें, तो Q स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू Q स्क्वायर और यहां आपने 2PQ cos अल्फा रख दिया। ठीक, तो R वैल्यू चाहिए, तो R का जो स्क्वायर था उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ये हमारा परिणामी जो बल है, परिणामी बल का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, यानी परिमाण आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब हमें मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारा परिमाण R। अब हमें क्या निकालना है, दिशा थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए याद रखिए मैथमेटिक्स ये कहता है किसी भी राइट एंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर हमें दिशा यानी थीटा निकालना है तो tan थीटा लेना चाहिए। तो वापस त्रिभुज ले रहा हूं मैं, तो क्या निकालना मुझे, सेकंड दिशा यानी डायरेक्शन, दिशा यानी डायरेक्शन। तो मैंने क्या लिया पता है अभी, tan थीटा लेना चाहिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, इसी ट्रायंगल में त्रिभुज ONC, ONC ये वाला, इसमें ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, तो लंब हो गया NC और आधार हो गया ON। तो NC ये रहा NC, NC इक्वल टू Q साइन अल्फा, तो NC अपॉन ON, तो ON को दो बार किए थे, OA प्लस AN, OA प्लस AN, और NC की वैल्यू Q साइन अल्फा डिवाइड बाय P प्लस Q cos अल्फा।
तो मुझे यहाँ से थीटा चाहिए बच्चों, तो थीटा में tan को जब हम उधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, इनवर्स। नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिक्स में पढ़ी है। तो अगर हम sin cos tan को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, इनवर्स कर दिया जाता है। tan इनवर्स q sin अल्फा डिवाइड बाय p प्लस q cos अल्फा। ये हमारा दिशा भी आ गया। ये क्या है, परिणामी बल की दिशा। यहाँ पे लिख देता हूं इंग्लिश में, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरह से दो समगामी बल है, कॉनकरेंट फोर्सेस है, अगर वो एक पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं O पर, तो उनका रिजल्टेंट जो फोर्स है, परिणामी बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यानी दिशा, हम इन दो सूत्रों से निकाल सकते हैं। आगे के चैप्टरों में ये दोनों फॉर्मूले को, यानी ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब हमें ये बीच के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमें जगह जगह यूज करना पड़ता है। इसलिए मैंने इसको बहुत धीरे धीरे और बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर है? तो हमें दो फॉर्मूले मिल गए, आर का और थीटा का फॉर्मूला होना है। तो जो मेरे पास आर का फॉर्मूला आया था, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, 2pq cos अल्फा, और थीटा का फॉर्मूला आया था tan इनवर्स q sin अल्फा अपॉन p प्लस q cos अल्फा, q cos अल्फा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ कंडीशंस लगाएंगे। विशेष अवस्था, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। अभी हमने इसमें ये एज्यूम किया था, ये माना था कि P और Q के बल में एंगल अल्फा है, लेकिन क्वेश्चंस में कभी कभार एंगल अल्फा को भी अलग अलग कंडीशंस में देता है। कभी वो एंगल 0 मानता है, कभी उसको 90 मानता है, कभी 180 है। तो ऐसे सारे हम केस करेंगे। तो पहला हम केस कर रहे हैं जब दोनों बल समान दिशा में हो, समान दिशा में हो। ठीक है, when both forces are in same direction, are in same direction। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला बल है P और समान दिशा में है, तो P के आगे मैंने यहां पर Q लिख दिया। तो दोनों किस दिशा में? एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो उन दोनों के बीच का जो एंगल अल्फा है वो कितना डिग्री? 0 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों के बीच का एंगल Q जो है, अगर मैं इसको लाकर इसके साथ रख दूं, है ना, तो दोनों का बीच का एंगल अल्फा 0 हो जाएगा। अब इस एंगल अल्फा को मैं यहां रखूंगा तो देखिए क्या होगा। अब यहां रखने पर हमें क्या चाहिए? कॉस अल्फा। तो मैं यहां लिख देता हूं कॉस अल्फा, यानी cos 0, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। देखिए cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। अब इसकी वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं, cos अल्फा कितना? 1। तो हमें r मिलेगा, r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और cos थीटा कितना है? 1, है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखो ध्यान से, ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमें मिला r इक्वल टू अंडर रूट p
P प्लस Q का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसल हो जाएगा, तो R बराबर P प्लस Q आ जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि P और Q दोनों को हम जोड़ दें तो हमें परिणामी बल का परिमाण आ जाएगा। कब जोड़ें? जब दोनों बलों की दिशा समान हो। और हम जितने भी केस लेंगे, क्या लेंगे, जितनी भी हम अवस्था या केस लेंगे, उसमें से हम ये पाएंगे कि यही एक ऐसी कंडीशन होगी जब परिणामी बल का मान अधिकतम होगा। कब होता है अधिकतम? जब दोनों बल की दिशा समान होती है, और जब दिशाएं समान होती है तो अल्फा का मान 0 होता है। तो ये जो R है, ये R का मान मेरे लिए मैक्सिमम हो गया, अधिकतम। तो P प्लस Q, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि जब दो बल समान दिशाओं में हैं तो उन दोनों बलों का जो परिणामी बल है वो अधिकतम होगा और उसका मान P प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा केस लें कि जब दोनों बल विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, when both forces are in opposite direction, opposite डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा? देखिए, ये आपका पहला बल है P और इसके ठीक विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में हमने Q लिख दिया। और इस केस में हम ये मान रहे हैं कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इन सभी अवस्थाओं में हम ये भी मान रहे हैं कि दोनों जो बल हैं उनका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों के बीच का जो टोटल एंगल अल्फा है वो कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। और जब हम उसका cos अल्फा निकालेंगे तो cos अल्फा बराबर cos 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है? -1। तो देखो, मैथमेटिक्स के आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज cos 0, sin 0 और इन सब की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। तो cos 180 -1 अगर नहीं मालूम है तो हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। इस cos की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, रखूंगा। तो R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और cos अल्फा की जगह -1 रख देंगे। ठीक, तो कितना आएगा? देखो, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। ये 2PQ के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस का मल्टीपल तो माइनस है। अब ये फॉर्मूला वापस किसका बन गया? ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप r की वैल्यू ap माइनस q हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया होल स्क्वायर और अंडर रूट आ गया। तो r की वैल्यू, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल, तो r की वैल्यू p माइनस q। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अंडर रूट के अंदर से कोई भी संख्या बाहर आती है तो हमेशा प्लस होती है, लेकिन ऐसा संभव है अगर q का मान बड़ा है p से तो नेगेटिव आएगा, जबकि मैंने कहा r हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा हम उसका मोड निकालेंगे। मोड मींस अंदर प्लस हो या माइनस, बाहर हम प्लस ही लिखेंगे क्योंकि परिणामी बल हमेशा धनात्मक होता है। अब जब दो वैल्यू में से मैंने माइनस कर दिया बड़ी वैल्यू में से छोटे का, तो हम पाएंगे कि जितनी भी कंडीशंस है, एंगल 0 से लेकर 180 या कहीं पर भी हो, तो r का मान इस केस में अधिकतम आएगा और इस केस में हम न्यूनतम आएगा। तो ये जो मेरा r हो गया वो r मेरा मिनिमम यानी न्यूनतम हो जाएगा और उसका फॉर्मूला p माइनस q का मोड हो जाएगा। ये हमारा एक और दूसरा रिजल्ट आ गया कि जब दो बल संगामी हैं
लेकिन ठीक 180 यानी विपरीत दिशा में है तो इनका मान आर मिनिमम हो जाएगा। ये दूसरा केस हो गया। अब हम तीसरे केस पर आएंगे। तीसरा केस में कहता है कि जब दोनों बल लंबवत हो, दोनों बल लंबवत हो, when both forces are perpendicular, क्या होता है परपेंडिकुलर में? ये आपका बल P, ये बल आपका Q और दोनों के बीच का एंगल 90। तो यहां देखेंगे cos 90 इज इक्वल टू 0, तो R का मान अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 0। तो ये हमारे पास टोटल R का मान आ गया अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो जब 90 डिग्री पर होगा कोई कोण तो हम हमेशा ये पाएंगे कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर टोटल परिणामी बल R आ जाता है। ये तीन कंडीशंस हो गए क्लियर। इस पर एमसीक्यू में और 2 नंबर के क्वेश्चंस में कभी कभार 6 नंबर के, कभी कभी 6 नंबर के क्वेश्चंस में भी आता है। ओके, तो हमने दो संगामी बलों का परिणामी बल का परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड किया। उसमें फिर हमने कुछ इसकी स्पेशल कंडीशंस लगाई कि वो दोनों जो बल हैं वो समान दिशा में भी हो सकते हैं, विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं और लंबवत यानी परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। अब इन पूरे नॉलेज के बेस पर हम एक लॉ बनाते हैं कि जब दो बल हैं, दोनों संगामी हैं, तो हमने समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कंप्लीट करके उसका फॉर्मूला डिराइव किया। तो अब इस बेस पर एक नया नियम है, बल समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है आपके पास। देखिए दो बल थे, P और Q बल थे, ये P है और ये Q हो गया आपका। इन दोनों से हमने समांतर चतुर्भुज कंप्लीट किया था। फिर उसके डायगोनल जो विकर्ण होता है उस विकर्ण पर हमने R लिखा था। अब परिभाषा यानी नियम क्या है? ये कहता है कि जब दो बल P और Q संगामी हैं, ठीक, वो दोनों बल अपने परिमाण और दिशा से समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से अगर निरूपित किए जाते हो। आसन्न भुजाओं का मतलब है इस पॉइंट पर ये जो दोनों भुजाएं हैं ये एक दूसरे के साथ इस पॉइंट पर कनेक्ट है, तो इनको आसन्न भुजाएं कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। ठीक, पहले मैं हिंदी में बताता हूं। अगर कोई दो संगामी बल अपने परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं OA और OB से अगर निरूपित किए जाते हैं तो इन दोनों बलों का परिणामी बल का परिमाण और दिशा, परिमाण मतलब लंबाई और दिशा मींस थीटा, तो ये परिमाण और दिशा समांतर चतुर्भुज की उस विकर्ण द्वारा, अब देखो विकर्ण दो होते हैं, 1 और 2 डायगोनल, लेकिन हम उसी विकर्ण द्वारा प्रदर्शित करेंगे परिणामी बल को जो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उस बिंदु से गुजरता हो। यानी ये जो विकर्ण यानी डायगोनल है ये इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरता है, तो हम तो प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। ये कह रहा है कि दो बल समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं से अगर हम शो करें तो उनका रिजल्टेंट वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरे। अब मैंने आपके नोट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश में बहुत बढ़िया सा लिख दिया है। जब दो संगामी बल परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हो तो उनका परिणामी बल R और थीटा परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाएगा, उस विकर्ण द्वारा जो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। ठीक है, ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिक्स भी कहती है कि कहीं कहीं पर हमें समांतर चतुर्भुज का नियम यूज करना पड़ेगा।
इंग्लिश में देखो, when two concurrent forces in magnitude and direction both are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant force in magnitude and direction both, the magnitude and direction both are represented by that diagonal of parallelogram which passes through the intersection point of both forces. दोनों बल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उससे पास होता है, तो ये हमारा बल समांतर चतुर्भुज का नियम हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो ये हमारे इस कोप्लेनर फोर्सेस के चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ कि दो संगामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कैसे किया जाता है और उससे संबंधित रिलेटेड लॉ कौन सा है।